हेलो एवरीवन, टुडेज़ लेक्चर इज़ बेस्ड ऑन सैम्पलिंग। तो शुरू करते हैं। सैम्पलिंग क्या होती है? सैम्पलिंग होती है किसी समग्र में से कुछ निश्चित जो प्रतिनिधित्व इकाइयाँ हैं उनका चुनाव करना होता है, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव यूनिट हों वो समग्र का प्रतिनिधित्व करती हो। मतलब कुछ ऐसी इकाइयों का चुना जाना जिनसे हमें लार्जर होल पर्सपेक्टिव के बारे में एक कॉमन रिजल्ट मिले, ऐसी इकाइयों को चुना जाना ही सैम्पलिंग होता है। क्योंकि हमारे पास समय कम होता है तो हम होल सोसाइटी में जाके हर किसी का अध्ययन नहीं कर सकते। तो जब मेरे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो हम सैम्पलिंग मेथड का यूज़ करके कुछ थोड़ा सैंपल लेकर जो पूरे होल का रिप्रेजेंट कर रही हों ऐसी इकाइयों का चयन करके स्टडी स्टार्ट जब करते हैं तो उसे सैम्पलिंग मेथड कहते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले तो इसमें सबसे पहले लुंडबर्ग का नाम मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि लुंडबर्ग ने जो डेटा कलेक्शन के टाइप बताए थे उसमें 3 थिंग की बात की थी। पहले तो सेंसस के थ्रू, दूसरा केस स्टडी, और उसमें 3rd नंबर पे सैम्पलिंग आता था। तो ये क्वेश्चन शायद मुझे लगा थोड़ा अलग है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन करना ज़रूरी समझा कि अगर पूछ ले लुंडबर्ग ने कौन कौन से उसमें बताया है, तो केस स्टडी, सेंसस और सैम्पलिंग 3 टाइप बताए हैं जिसमें हम आज सैम्पलिंग को पढ़ने जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे लुंडबर्ग को मेंशन किया है। 3 इम्पॉर्टेंट लोगों के डेफिनेशन को मेंशन किया जिसमें गुडे एंड हार्ट हैं। वो कहते हैं जो सैम्पलिंग है वो लघुत्तर प्रतिनिधित्व है, यानी किसी लार्जर होल पर्सपेक्टिव का एक स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन है जो होगा उसको हम सैम्पलिंग कहेंगे। तो लघुत्तर प्रतिनिधित्व वर्ड आएगा तो वो हो जाएगा इसमें गुडे एंड हार्ट, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, ये पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे समझने की कोशिश की है कि स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लार्जर होल वो है आपका सैम्पलिंग। अगर आप किसी को बताना चाहते हैं व्हाट इज़ सैम्पलिंग तो आप बता सकते हैं सैम्पलिंग इज़ अ मेथड विच इज़ अ स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लार्जर होल, जिसमें हम लार्जर होल का रिप्रेजेंटेशन कर पाएँ, उसको स्मॉलर फॉर्म में अगर हम उसका प्रेजेंटेशन कर पा रहे हैं तो वो है सैम्पलिंग। तो लघुत्तर प्रतिनिधित्व की बात कौन करता है? गुडे एंड हार्ट। दूसरा हमारा है बोगार्ट्स। उन्होंने कहा जब हम सैम्पलिंग में निश्चित प्रतिनिधियों का चयन करते हैं, पर्टिकुलर फिक्स हैं कि हम इतने प्रतिनिधि लेंगे, उनका चयन करते हैं तो वो सैम्पलिंग होती है। तो लघुत्तर प्रतिनिधि की बात गुडे एंड हार्ट करते हैं, जबकि निश्चित प्रतिनिधि की बात बोगार्ट्स करते हैं। तो एक वर्ड का डिफरेंस है, निश्चित प्रतिनिधि होगा तो बोगार्ट्स, अगर छोटा होगा तो गुडे एंड हार्ट। इस तरह से आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा। बोगार्ट्स निश्चित था और जो गुडे एंड हार्ट थे उनका छोटा प्रतिनिधि था। उसके बाद एक कौन है? सिन पायु यंग। उन्होंने स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग की बात की तो इनका एकदम अलग है। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग की बात कौन करता है? सिन पायु यंग। और उसमें क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग जो है वो क्रॉस सेक्शन ऑफ इंटायर ग्रुप, जो इंटायर ग्रुप है उसका क्रॉस सेक्शन है और वो रिप्रेजेंट करता है पूरे इंटायर ग्रुप को। तो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग से आप कर सकते हैं सिन पायु यंग, और जबकि अगर लघुत्तर प्रतिनिधि होगा गुडे एंड हार्ट, अगर निश्चित होगा प्रतिनिधित्व इकाइयों का चयन तो बोगार्ट्स। ये क्लियर हो गया? 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मुझे लगी तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया। बात करते हैं प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। इसके 2 टाइप हैं जो हम आज केवल प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, संभावना जो निदर्शन है उसकी बात करेंगे, और इसकी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, नहीं तो बड़ा हो जाएगा लेक्चर। तो हम देखते हैं जो संभावना निदर्शन है उसमें कितने टाइप हैं। बहुत सारे टाइप हैं। सबसे पहले इसमें क्या मेन होता है? इसमें सभी इकाइयों को चुने जाने का समान अवसर होता है। हर इकाई को चुने जाने को बराबर अवसर मिलता है। आप किसी को भी चुन सकते हैं, ऐसा नहीं कि जिसका मेरा मन है उसका करें, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। हर इकाई को चुने जाने का समान अवसर नहीं मिलता। ये दोनों में डिफरेंस है। तो अभी हम प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो बताएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप। रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? रैंडम सैम्पलिंग का मतलब ये है कि एक उसमें रैंडम मतलब सभी को चुने जाने का समान अवसर। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, उसमें कोई फिक्स है वो नहीं है कि इनसे पूछेंगे या उनसे पूछेंगे। तो इसमें जैसे ये होता है किसी कार्ड पे आप नाम लिख के सबका डाल दो, उसके बाद एक बॉक्स में ड्रम में डाल के उसके बाद उसमें जो पर्ची है वो निकालो और हिला के मिक्स करके फिर जो भी पर्ची आप निकले उसको
उससे जाके आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, उसका नाम ले सकते हो। तो इस तरह से आपको जितने भी यूनिट लेना है सभी का पहले नाम लिख के डाल के उसके बाद जिसका नाम निकले उससे जाकर आप उतने यूनिट से पूछ सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो किसी को भी चुने जाने की बराबर संभावना होगी। ये रैंडम सैम्पलिंग में होता है। इसी में एक आते हैं टिपेट, एक विद्वान थे, उनका नाम था, उन्होंने 4 अंकों वाली एक वो बनाई थी, उसमें 10,400 संख्याओं की वो बनाए थे, एक क्रमांक बनाया था और सभी का उसमें जब भी यूज़ करते थे तो उन सभी को एक एक क्रमांक दिया गया था और उसको लाइन में सीक्वेंस में ना रखकर मिक्स कर दिया था। फिर उसमें से किसी को भी चुने जाने का समान अवसर था। तो 10,400 एक तो इम्पॉर्टेंट है और दूसरा 4,000 संख्या 4 अंकों वाली संख्या होती थी इसमें, ये इम्पॉर्टेंट है और टिपेट विद्वान थे, उनका नाम था। तीसरा आता है इसमें ग्रिड प्रणाली, इसका यूज़ करते हैं भौगोलिक क्षेत्र में। तो जब भी हमें किसी ज्योग्राफिकल एरिया में बात करनी होती है या काम करना होता है तो हम इस प्रणाली का यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम में अभी आरपीएससी में पूछा गया था कि ग्रिड प्रणाली का यूज़ किस में करता है, तो हमने बोला था भौगोलिक प्रणाली में। ठीक है, भौगोलिक जब क्षेत्र का अध्ययन करते हैं तब इस प्रणाली का यूज़ करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। और इनमें सब में सभी को चुने जाने की समान संभावना होती है। नेक्स्ट हम आते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। वो क्या होती है? उसमें एक सिस्टम में सबको क्रम दे दिया जाता है सभी इकाइयों को और उसमें क्या किया जाता है, एक क्रमांक सबको मेंशन किया जाता है। उसके बाद उसमें सभी को चुने जाने की समान संभावना होती है। एक निश्चित अंतराल पर हम जो भी हमें चाहिए होता है वो हम उतना सैम्पलिंग ले लेते हैं और सभी को एक क्रमांक दे देते हैं। फिर हम निश्चित अंतराल पे लगा के उसको बांट देते हैं। उसमें निश्चित अंतराल पे जितनी भी होती हैं उन इकाइयों का चयन कर लेते हैं। तो सभी को एक क्रम से रख दिया जाता है, क्रम लगा दिया जाता है, 1 है 2 4 5 इस तरह से करके क्रम दे दिया जाता है। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग रैंडम सैम्पलिंग में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब होता है कोई भी आपका एरिया है, जैसे कि कोई गांव है, उसमें आप अगर जाति व्यवस्था का एनालिसिस करना चाहते हैं, कास्ट सिस्टम का, तो आप उस नगर या विलेज को कई पार्ट में बांट दीजिए। उसके बाद उसमें से किसी भी पार्ट से आप क्या कर सकते हैं, जो मिक्स हो उसमें से आप कुछ इकाइयों का चयन कर सकते हैं और ये इकाई जो भी आप चुनेंगे वो रैंडम सैम्पलिंग पे बेस्ड होगी। इसमें से जो भी, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई पार्ट में बांटने के बाद जब आप उसमें से किसी इकाई का चुनाव करेंगे तो रैंडम सैम्पलिंग के आधार पे करेंगे, यानी किसी को भी आप चुनने का समान अवसर देंगे, तब वो हो जाएगा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। उसके बाद आते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। तो क्लस्टर सैम्पलिंग भी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग की तरह होती है। इसमें भी एक बड़े समूह को हम पहले छोटे में बांटते हैं, फिर उसके कई सारे पार्ट करते हैं, फिर हम सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमें किसी गांव की स्टडी करनी है तो हमने पहले एक स्टेट का चुनाव कर लिया, उसके बाद हमने उसमें से डिस्ट्रिक्ट ले लिया, उसके बाद फिर हमने ब्लॉक ले लिए, फिर ब्लॉक में जाके हमने देखा उसकी क्या ग्राम पंचायत है वो ले लिया और फिर हमने देखा एक छोटे से गाँव का चुनाव कर लिया। तो ये क्या होता है, इसमें कई सारे स्टेप हो गए और ये क्लस्टर सैम्पलिंग में ऐसे इस तरह से हम इसको चुनाव कर लेते हैं। फिर हम जो क्लस्टर सैम्पलिंग होती है उसमें हम एक ही बार में चुनाव नहीं करते हैं, उसमें कई 2 स्टेप में करते हैं। जैसे हमने एक स्टेप में इसको बांटा, रैंडम सैम्पलिंग की तरह ही रहेगा, लेकिन पहले हमने एक स्टेप में जाके एक स्टेट को चुन लिया, फिर हमने दूसरे स्टेप में जाके उसमें से इस तरह से चुनाव कर लिया, या हमने जो भी हमको सैम्पलिंग एरिया लेना है उस एरिया को हमने चुन लिया, जो भी हमें लेना है उसमें से हमने इसको चुन लिया। तो ये स्ट्रैटिफाइड की तरह ही होगा, बस डिफरेंस इतना होता है कि इसमें एक साथ ही हम चुनाव कर लेते हैं, लेकिन इसमें कई स्टेप में करते हैं। जैसे पहले जाके हमने गांव को सिलेक्ट किया, फिर दोबारा में जाके हमने डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और जो भी सिलेक्ट करना था वो सिलेक्ट किया। इसी तरह हमारा मल्टी स्टेज में भी होता है। मल्टी स्टेज में कई स्टेज होता है, मेनी स्टेप होते हैं। जैसे पहले हम किसी स्टेट को सिलेक्ट करते हैं, फिर हम डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम आते हैं ब्लॉक पे, फिर हम आते हैं विलेज पे। तो इस तरह से जब जो लास्ट यूनिट हमें सेलेक्ट करनी थी वो हमने कई स्टेप से ली। फर्स्ट स्टेप ये हो गया, सेकंड स्टेप ये हो गया, फिर थर्ड ये हो गया, फिर फोर्थ स्टेप पे आके हमने इसको सेलेक्ट किया। तो इसमें क्या हो गई, कई स्टेजेस में हम जाके अपने सैम्पलिंग यूनिट पे पहुंचते हैं। इसी तरह मल्टी फेज में इसमें ये होता है कि विभिन्न इकाइयों का चुनाव किया जाता है, विभिन्न प्रकार की इकाइयों का चयन होता है। इसमें क्या होता है कि विभिन्न इकाइयों का चुनाव किया जाता है, विभिन्न प्रकार की इकाइयों का चयन होता है। इसमें क्या होता है कि विभिन्न इकाइयों का चुनाव किया जाता है, विभिन्न प्रकार की इकाइयों का चयन होता है। इसमें क्या होता है कि विभिन्न इकाइयों का चुनाव किया जाता है, विभिन्न प्रकार की इकाइयों का चयन होता है। इसमें क्या होता है कि विभिन्न इकाइयों का चुनाव किया जाता है, विभिन्न प्रकार की इकाइयों का चयन होता है। इसमें क्या होता है कि विभिन्न इकाइयों का चुनाव किया जाता है, विभिन्न प्रकार की इकाइयों का चयन होता है। इसमें क्या होता है कि विभिन्न इकाइयों का चुनाव किया जाता है, विभिन्न प्रकार की इकाइयों का चयन होता है। इसमें क्या होता है कि विभिन्न इकाइयों का चुनाव किया जाता है, विभिन्न प्रकार की इकाइयों का चयन होता है। इसमें क्या होता है कि विभिन्न इकाइयों का चुनाव किया जाता है, विभिन्न प्रकार की इकाइयों का चयन होता है। इसमें क्या होता है कि
और मल्टीफेज में क्या होता है, एक ही प्रकार की इकाइयों का चयन होता है। ये डिफरेंस है दोनों में। यही दोनों मेन डिफरेंस है। इसमें मल्टीफेज में एक ही प्रकार की होगा, बाकी सब कुछ सेम ही रहता है। मल्टी स्टेज में विभिन्न प्रकार की इकाइयों का चुनाव होता है। उसके बाद जो एरिया सैम्पलिंग है वो हमारा उसमें ग्रिड सिस्टम ही लागू होता है और उसमें हम किसी भौगोलिक एरिया का चुनाव करते हैं या उसका भौगोलिक क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। कोई भी एक क्षेत्र चुन लेते हैं जोग्राफिकल एरिया से, फिर हम उसका अध्ययन करते हैं। तो कुछ ये हमारे इम्पोर्टेंट हैं जिसमें सिस्टमैटिक पूछा जाता है, स्ट्रैटिफाइड ज़्यादा पूछा जाता है। आजकल क्लस्टर मल्टी और मल्टी फेज सैम्पलिंग भी पूछी जाने लगी, तो आप ये भी डिफरेंस बना लें। मल्टी स्टेज मल्टी फेज लगभग सेम ही है, बस मल्टी स्टेज में विभिन्न प्रकार की इकाइयों का चयन होता है और मल्टी स्टेज में मल्टी फेज में एक ही प्रकार की इकाइयों का चयन होता है। इसी तरह स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर एक ही है। स्ट्रैटिफाइड में ये होता है कि एक ही स्टेप में हम चुनाव कर लेते हैं और जो भी चुनाव करते हैं रैंडम सैम्पलिंग से करेंगे। क्लस्टर में भी हम रैंडम सैम्पलिंग से ही करेंगे, लेकिन उसमें हम 2 स्टेप में जाके करेंगे। पहले स्टेप में जाके हम कुछ सेलेक्ट करेंगे, फिर दूसरे स्टेप में जाके कुछ और इसी पार्ट में से सेलेक्ट करेंगे। तो ये इन दोनों में इतना डिफरेंस होता है। बाकी हमने बता दिया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं समझ में आया तो आप हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए हमारे साथ और ऐसे ही कुछ नया लर्न करते रहिए।